नमस्कार बच्चों। देखिए, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर सेकंड हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करने वाले हैं आज। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसकी पृष्ठ संख्या 16 के ऊपर पूछा गया है। पेज नंबर 16 पे ये क्वेश्चन है। उसका आंसर होगा, पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, तांबा आदि। ये पदार्थ की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में देखिए, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। तो देखिए, एक तरफ तो आपको समांगी दिया गया है, दूसरी तरफ आपको विषमांगी दिया गया है। पहला अंतर है कि जो समांगी होता है इसका संगठन एक समान होता है, जबकि विषमांगी का संगठन एक समान नहीं होता है। इसके बाद देखिए, समांगी इसमें विभिन्न अवयवों के बीच में कोई स्पष्ट पृथक सीमाएं नहीं होती। उदाहरण के लिए, जल में चीनी, जल में नमक, अल्कोहल में जल, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर आदि। जबकि इधर बात करें तो इसमें विभिन्न अवयवों के बीच में स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती है। उदाहरण के लिए, तेल में जल, चीनी तथा नमक, बालू, रेत तथा नमक आदि। थर्ड जो डिफरेंस होगा वो है कि इसके अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है, जबकि इसके अवयवों को आप आसानी से देख सकते हो। बच्चों, जो समांगी मिश्रण होता है वो पूरी तरह से मिसिबल होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण आपका पूरी तरह से मिसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो आपकी किताब के अंदर पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 20 के ऊपर दिए गए हैं। तो देखिए, वहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वेश्चन है कि उदाहरण के साथ समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। इसका आंसर आपको ऊपर दे दिया गया है, तो आप इसको दोबारा रिपीट नहीं करें क्योंकि ये क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिया। इसके बाद में देखिए, विलयन, निलंबन और कोलॉइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो इसके आंसर की बात करते हैं हम। देखो, एक टेबल की फॉर्म में इसका आंसर दिया गया है। तो हम बात करते हैं। देखिए, विलयन ये एक समांगी मिश्रण होता है, निलंबन ये विषमांगी मिश्रण होता है, जबकि कोलॉइड ये समांगी दिखाई देता है परंतु विषमांगी मिश्रण होता है। कोलॉइड भी विषमांगी मिश्रण होता है बट समांगी दिखाई देता है। देखिए, विलय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। ये व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखे जा सकते। इसके बाद देखिए आप, निलंबन, विलय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर व्यास में से भी बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे पास जो आता है वो है कोलॉइड। कोलॉइड की बात करते हैं बच्चों। देखो, इसमें विलय के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसके कण व्यास में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। इनके कणों को माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है, परंतु इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। मतलब जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उससे इसको नहीं देखा जा सकता, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप इसके कणों को देख सकते हो। देखिए, थर्ड जो डिफरेंस है वो है कि जो विलयन होता है वो फिल्टर पेपर से ये फ़िल्टर पेपर से गुजर जाता है। यानी कि विलयन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप फ़िल्टर पेपर से गुजारो तो वो सब के सब फ़िल्टर पेपर से आर पार निकल जाते हैं, जबकि जो आपका जो निलंबन होता है ये फ़िल्टर पेपर से नहीं गुजरता। यानी कि अगर आपने सपोज कीजिए जो है तेल और पानी को मिक्स कर दिया और आप उसको फ़िल्टर पेपर से गुजारते हो तो वो गुजरेगा नहीं। वो क्या हो जाएगा, नहीं, जैसे मिट्टी, और अगर आपने पानी को डिजोल्व कर लिया तो मिट्टी क्या होगी, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। निलंबन का उदाहरण है। अगर हम कोलॉइड की बात करें तो देखिए, कोलॉइड में क्या होता है, जब आप इसको फिल्टर पेपर से गुजारते हो तो ये फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। यानी कोलॉइड के कारण इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से आर पार निकल जाता है।
इसके बाद विलयन की बात करें तो विलयन स्थायी होता है, इसके विलय पृथक नहीं होते, छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। जबकि जो आपका जो निलंबन होता है वो अस्थायी होता है, इसके कण कुछ समय बाद तली में जमा हो जाते हैं। छनन विधि द्वारा इसके कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है कोलोइड। देखिए कोलोइड भी स्थायी विलयन है जिसमें विलय पृथक नहीं होते, इसलिए छनन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है बच्चों इसमें देखिए, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, विलयन से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तथा ये टिल्डन प्रभाव भी उत्पन्न नहीं करता। जबकि जो आपका निलंबन है इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है परंतु ये टिल्डन प्रभाव नहीं दर्शाता। नेक्स्ट इधर अगर हम बात करें तो इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन टेम्परेचर पर घोला जाता है, तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। देखिए विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम, विलायक जो कि जल है उसका द्रव्यमान है 100 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान अगर हमें प्राप्त करना है तो हम विलय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 136 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, विलयन का द्रव्यमान आ गया। अब देखिए विलयन की सांद्रता निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 कर देंगे तो विलयन की सांद्रता हमारे पास आ जाएगी, जो कि क्या होगी, वेट बाई वेट के अंदर उसकी परसेंटेज, वेट बाई वेट के अंदर उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो 36/136 इंटू 100 26.4% उसकी सांद्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो NCERT पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 26 पर दिया गया है, यानी कि आपकी किताब में पृष्ठ संख्या 26 के ऊपर ये क्वेश्चन दिया गया है। इसका देखिए क्या है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो देखिए बच्चों ऐसे मिश्रण जो मिसिबल होते हैं, घुलनशील होते हैं और जिनमें 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर होता है, उस मिश्रण को हम आसवन विधि द्वारा पृथक करते हैं। कौन सी विधि से, जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से इससे अधिक हो तब इनके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक कर लिया जाता है। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम में लेते हैं, प्रभाजी आसवन काम में लेते हैं। देखिए इसकी कार्यविधि क्या है, कार्यविधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मिश्रण होता है जो कि आपका पेट्रोल और मिट्टी के तेल का मिश्रण है उसे एक आसवन फ्लास्क में ले लेते हैं, इसमें एक थर्मामीटर लगाते हैं, उपकरण को दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, हम मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं तथा सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करते हैं। देखिए इस तरीके से आपको डायग्राम सेट करना है और इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में भी बनाना है। फिर देखिए पेट्रोल वाष्पीकृत होकर तथा संघनक द्वारा संघनित होकर बाहर निकल जाता है तथा इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल शेष रह जाता है। यहाँ पर क्या सावधानी आपको रखनी है, वो सावधानी है देखिए पेट्रोल अति ज्वलनशील है जिससे इसमें आसानी से आग लग सकती है, इसलिए ये इस चीज़ की आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि किसी तरीके की दुर्घटना नहीं हो, कहीं आग नहीं लग जाए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम बताइए। देखिए दही से मक्खन को कौन सी विधि से पृथक करोगे आप, तो वो है सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण विधि। समुद्री जल से नमक, इसके लिए हम वाष्पीकरण करते हैं। और नमक से कपूर को पृथक करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि को अपनाते हैं। इसके बाद में है क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है। देखिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपकी किताब के अंदर पेज नंबर 27 के ऊपर दिए गए हैं बच्चों। पेज नंबर 27 के ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, उनके आंसर देखिए आप। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करिए। पेड़ों को काटना, तो आप बताइए कि पेड़ों का जो कटना है वो कौन सा परिवर्तन है। तो नीचे मैं डायरेक्ट आंसर पे आ जाता हूँ। देखिए
भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा ये। पेड़ों को काटना किस में आ गया? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। इसी तरीके से मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन में देखिए आप, अलमारी में जंग लगना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, लकड़ी और कागज का जलना, ये सब के सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। कैसे करेंगे आप? देखो, शुद्ध पदार्थ जैसे तांबा है, तांबा एकदम शुद्ध है। सोना, नमक, चीनी, आश्रित जल, चांदी, लोहा, हीरा, अल्कोहल, ये शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद में अगर मिक्सर की बात करें तो नल का जल मिश्रण है। दूध मिश्रण का उदाहरण है। वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा, ये सब के सब मिश्रण के एग्जाम्पल हो गए बच्चों। तो ये क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो चैप्टर के बीच बीच में हमसे पूछे गए थे, उनके आंसर्स हो गए। अब बात करते हैं हम जो किताब के पीछे चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो क्वेश्चंस थे उनकी बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे? तो देखिए बच्चों, सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करने के लिए हम वाष्पन या वाष्पीकरण विधि अपनाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करेंगे। नीचे आंसर आपको दिया गया है, ऊर्ध्वपातन विधि। पहले में वाष्पन या वाष्पीकरण विधि। इसके बाद में जो सी है कि धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर देखिए, हम निस्यंदन या छनन विधि का काम में लेंगे। फिल्ट्रेशन, उसको आप क्या करेंगे? छान लेंगे। इसके बाद में जो डी है वो है, दही से मक्खन निकालने के लिए हम अपकेंद्रण विधि काम में लेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसके बाद में ई है कि जल से तेल निकालने के लिए, जल में से तेल को पृथक करने के लिए हम कौन सी विधि अपनाएंगे? तो यहाँ पर हम पृथक्करण कीप वाली विधि अपनाएंगे बच्चों। पृथककारी कीप में हमने देखा था कि जो हल्का द्रव होता है वो ऊपर आ जाता है और जो भारी होता है वो नीचे चला जाता है, और फिर हम उसकी जो है उसकी नोब को खोलकर उसको क्या कर लेते हैं? पृथक कर लेते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में कौन सी विधि काम में लेंगे? तो जनरल सी बात है, हम फिल्टर करेंगे, उसको छान लेते हैं छन्नी से, तो चाय से चाय की पत्ती अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए हम चुंबक के पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे, चुंबक के पृथक्करण विधि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में हम फटकन विधि काम में लेंगे। ये हम घरों में भी करते हैं, फटकन विधि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसके लिए है भारण या फिटकरी का उपयोग करेंगे। आप क्या करेंगे? उसके अंदर फिटकरी मिला देंगे, जिससे वो कण क्या हो जाएंगे? पैदे में बैठ जाएंगे। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में कौन सी विधि काम में लोगे? तो बच्चों, इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, फिल्ट्रेट अथवा तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। देखिए, सर्वप्रथम आप क्या करेंगे चाय बनाने के लिए? सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी, जो कि विलायक का काम करेगा, विलायक के रूप में लीजिए। इसमें चीनी डालिए, जो कि एक विलय का काम करेगा। आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा, क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए, जो जल में एक अघुलनशील विलय है, तथा इसे उबालिए। इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट पुनः उबालिए। अब छननी से इसे छानिए, आपको चाय घुले यानी फिल्ट्रेट तथा चाय की पत्तियां छननी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं कौन कौन से, जैसे कि विलयन है, विलायक है, विलय है, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले यानी फिल्ट्रेट और अवशेष, इन शब्दों को प्रयोग करते हुए आपको चाय बनाने का प्रोसेस तैयार
करना है, बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं के विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया। देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट है वो 283 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर उसकी जो घुलनशीलता आई वो 21 आई, ठीक है। इसी तरीके से 293 टेम्परेचर पे केल्विन टेम्परेचर पे 32 आई, फिर 313 केल्विन पे 62 आई, फिर 333 पे 106 आई और 353 केल्विन पे 167 आई। मीन्स टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता क्या हो गई, बढ़ रही है लगातार। इसके बाद में सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 36, 36, 36, 37, 37 यानी कि 283 से लेकर के 313 तक इसकी घुलनशीलता में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और फिर 333 से 353 पर एक माइन्यूट सा फ़र्क आया, केवल 1 का डिफरेंस आ रहा है। फिर पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो देखिए 35, 35, 40, 46, 54 यानी कि यहाँ पर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। अमोनियम क्लोराइड 24, 37, 41, 55 और 66 यहाँ पे कुछ फ़र्क आया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो ये कुछ कैलकुलेशन से देखिए, क्योंकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु इसकी मात्रा 62 ग्राम है। देखो 313 केल्विन टेम्परेचर पे 100 ग्राम जल के अंदर इसकी घुलनशीलता प्राप्त करने के लिए 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की ज़रूरत होती है 100 ग्राम जल में। इसलिए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर इसकी 50% हो जाएगी। तो देखो 62/100 गुणा 50 तो 31 ग्राम हो गया बच्चों। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। देखिए बी का आंसर हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है, अतः ठोस पोटेशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर सी है आपका, सी देखिए क्या है, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होता है। तो देखिए 293, ये 293 ये रहा, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट का 32 ग्राम घुलता है, सोडियम क्लोराइड का 36 ग्राम घुलता है, पोटेशियम क्लोराइड का 35 ग्राम घुलता है और अमोनियम क्लोराइड का 37 ग्राम घुलता है। तो देखिए घुलनशीलता के आधार पर हम देख लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम है। ताप में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलनशीलता घटती है। ये डी का आंसर है कि ताप वृद्धि के साथ घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप वृद्धि के साथ लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी के साथ घुलनशीलता घटती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलय, शुद्ध पदार्थ, कोलोइड, निलंबन। तो देखिए संतृप्त विलयन, जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। शुद्ध पदार्थ, देखिए शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। कोलोइड विलयन वे हैं जिनमें विलय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। इनके विलय कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता तथा ये स्थायी होते हैं। कोलोइड टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन इत्यादि। निलंबन देखिए बच्चों, निलंबन एक मिश्मांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दे तो ठोस कण नीचे बैठ जाता है, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चौक पाउडर, पानी में चूना, पत्थर इत्यादि। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका,
छनी हुई चाय। देखिए समांगी मिश्रण के अंदर आप कहोगे जो सोडा जल होता है, सोडा वाटर, वो समांगी मिश्रण है। बर्फ़ आपकी समांगी मिश्रण है। वायु समांगी मिश्रण है। सिरका और छनी हुई चाय समांगी मिश्रण है। विषमांगी के अंदर आपकी लकड़ी और मिट्टी आ जाएगी। फिर देखिए आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। देखो यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थ के क्वथनांक तक गलनांक निश्चित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? देखिए बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु, इनमें से आपको बताना है कि शुद्ध पदार्थ कौन से हैं। तो देखिए बर्फ एकदम शुद्ध है। उसके बाद अगर हम बात करें, लोहा एकदम शुद्ध है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध है, कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध है, पारा आपका शुद्ध वस्तुओं की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, बट जो वायु है वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, लकड़ी आपकी शुद्ध नहीं है, ईंट आपकी शुद्ध नहीं है, इनके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई है। दूध भी आपका शुद्धता की कैटेगरी में नहीं आएगा। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। देखिए मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। तो दिए गए मिश्रणों में विलयन कौन सा है? एक तो आपका समुद्री जल मिश्रण के विलयन के अंतर्गत आएगा, और जो सोडा वाटर है वो भी आपका किस में आ जाएगा? विलयन की कैटेगरी में आएगा। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो देखिए दूध करेगा, क्योंकि दूध किसका उदाहरण है? कोलोइड का उदाहरण है। दूसरा स्टार्च का विलयन, क्योंकि ये भी कोलोइड विलयन होता है। निम्नलिखित तत्व यौगिकता मिश्रण में वर्गीकृत करें। देखिए सोडियम आपका क्या हो गया? तत्व की कैटेगरी में आ गया। इसके बाद में मिट्टी आपकी मिश्रण में आ गई। चीनी का घोल जो है, चाशनी एक तरीके से किस में आ जाएगी? आपकी चाशनी विलयन बन गया। तो चाशनी को आप किस कैटेगरी में डालेंगे? चीनी का घोल। देखिए चीनी का घोल आपका मिश्रण की कैटेगरी में चला जाएगा बच्चों। चीनी के घोल को हम बोलेंगे मिश्रण। इसके बाद में चांदी जो है आपका तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका यौगिक है। टिन आपका तत्व है। सिलिकॉन तत्व है। कोयला भी आपका कार्बन है, यानी कि कार्बन है, तो ये किस में चला जाएगा? तत्व में चला जाएगा। वायु आपका मिश्रण है। साबुन आपका किस में आ जाएगा बच्चों? कोयला भी आपका किस में जा रहा है? मिश्रण होगा कोयला भी। ठीक है, इसके बाद में आपका जो साबुन है वो यौगिक की कैटेगरी में आएगा। और मीथेन है, ये भी यौगिक की कैटेगरी में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है यौगिक की कैटेगरी में आएगा। और रक्त जो है आपका, रक्त आपका मिश्रण की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है? पौधे की वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, ये भौतिक परिवर्तन है। खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए। आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में नोट करें और इनको अच्छे से लर्न कर लें। अगले वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा बच्चों। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है।